तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में बन सकती है और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन आपके एग्जामों में बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करके चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले न्यूज़ की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो करंट का क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है अफगानिस्तान से, जिसमें जो है फर्स्ट क्लास से लेकर जो 6th क्लास है यानी कि प्राइमरी शिक्षा को परमिशन दे दी गई है लड़कियों के लिए। दरअसल यहाँ पर जो था अफगानिस्तान के अंदर जो महिला शिक्षा है उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था जो तालिबानी है उनके द्वारा। दरअसल 2021 की बात है। 2021 में 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त को यहाँ की जो सत्ता थी, यहाँ का जो लोकतंत्र था, उसको खत्म करके तालिबानियों ने इस पर कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर। इसकी राजधानी जो है काबुल है और यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पूर्ण रूप से महिला शिक्षा पर। अब विश्व स्तर पर इस दबाव की वजह से ये शिक्षा यहाँ पर अलाउ की गई है, लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है कि ये जो कपड़े वहां पर पहनेंगी स्कूल के अंदर वो इस्लामी कानून के अकॉर्डिंग ही पहनेंगी। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। जो इंडिया से रिलेटेड कौन कौन से शिक्षा संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकते हैं, शिक्षा मंत्री पूछे जा सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। शिक्षा का जो अधिकार है जिसको आप RTE के नाम से जानते हो, RTE इसके नाम से जानते हो, तो ये 2009 में आया था और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था। शिक्षा का जो अनुच्छेद है ये 21वां अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है, उसमें से 21 जो कै या ए भी कह सकते हो आप, वो शिक्षा से रिलेटेड है, एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है ये। तो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार जो है हमारे ये जाते हैं 12 से लेकर 35 तक। भाग की बात करें तो संविधान के भाग 3 के अंदर इनको रखा गया है। संविधान संशोधन जो हुआ था इस अनुच्छेद को जोड़ने के लिए, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 2002 में हुआ था। इसके तहत यहाँ पर देखिए 21 कै को जोड़ा गया और उसके साथ साथ जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के पहले 10 बताए गए थे, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं भारतीय शिक्षा से रिलेटेड। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान के मैप की। तो यहाँ पर ये देखिए पाकिस्तान है, इससे इसकी बाउंड्री शेयर होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर 106 किलोमीटर का बॉर्डर है जो भारत के साथ शेयर होता है। इस रेखा को कहा जाता है ड्यूरेंट रेखा। अफगानिस्तान के अंदर भारत के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, जबकि तालिबान यहाँ पर कब्जा कर चुका है। तो वो प्रोजेक्ट जो हैं अभी थोड़ा सा असमंजस में है, शायद वे स्टार्ट होंगे, भारत को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो सैतूत डैम जो है भारत के द्वारा यहीं पर डेवलप किया गया है। सलमा डैम ये भी भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि किस देश के अंदर है या किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में। 218 किलोमीटर का जो जेरांज डेलाराम हाईवे है उसको भी डेवलप किया है ताकि कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके भारत को अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की जो संसद है इसका नाम है शोरा और इस संसद को भी भारत के द्वारा डेवलप किया गया है और इसके एक चैम्बर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इतने पॉइंट आपके लिए अफगानिस्तान से बनते हैं। दूसरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है ये है हेनले पासपोर्ट। और ये क्वेश्चन आपका लॉक है क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, हर साल ही एग्जामों में बन रहा है पिछले 2-3 साल से। तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है 2023 वाली। हालांकि ये 4 रिपोर्ट देती है। Q1 की रिपोर्ट आई है जिसमें पूछा जा रहा है कि शीर्ष स्थान पर कौन है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर जापान है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर फिनलैंड है। इसी तरह है। तो बात करें देखिए जापान के पासपोर्ट की, तो जापान का जो पासपोर्ट है वो 193 देशों के अंदर फ्री वीजे के रूप में जाना जाता है, काफी पावरफुल है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इसकी जो नई रैंक जारी की गई है उसमें 193 देशों के पासपोर्ट शामिल किए गए हैं, लेकिन रैंक की बात करें तो वो केवल 109 तक ही शामिल की गई है। वो कैसे की गई है तो यहाँ आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया चौथे नंबर पर फिनलैंड है, इटली और लग्जमबर्ग, ये तीनों एक साथ हैं कंबाइंड रूप से। तो
199 रैंक मतलब शामिल की गए थे पास फॉरवर्ड इसके अंदर, लेकिन रैंक जो दी गई हैं 109 तक ही दी गई हैं। भारत की रैंक की बात करें, आपसे यही पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो 87वें रैंक पर पिछले जो क्वार्टर 4 की रैंक आई थी उसमें था, और इस बार जो आया है वो 85वें रैंक पर आया है। भारत का जो पासपोर्ट है वो 59 देशों के अंदर वीजा फ्री है, यानी कि इसका इतना पावरफुल है कि जो 59 देश हैं उसके अंदर जाया जा सकता है। सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे पर बॉटम पर है अफगानिस्तान, और उससे थोड़ी सी अच्छी रैंक है इराक की और फिर सीरिया। यहाँ आप देख सकते हो 109 नंबर पर है अफगानिस्तान। यही आपने याद रखना है, जितना कुछ लिखा हुआ है ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पड़ोसी देश में चीन की रैंक ही बेटर है, उसके बाद केवल भारत की रैंक 85 ठीक ठाक है। जापान प्रथम पर है, उसके बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, ये दोनों रैंक आपने याद रखनी है, दोनों कंबाइंड रूप से जो है दूसरे स्थान पर है। और 5वें स्थान पर देखिए आपको ये 4 देश मिलने वाले हैं, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल से कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपको 3 या 4 रैंक तक आपको पता होने चाहिए। चलिए तो आगे बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट सूचकांक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें जो भारत की रैंक है वो 10वें नंबर पर और प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें 40वें स्थान पर है, और जो स्विट्जरलैंड है ये प्रथम स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की ही बात करें तो इसमें 135वें स्थान पर है, और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ये अभी हाल फिलहाल में ही इसकी रैंक आई थी, तो 107वें स्थान पर भारत है। 18 देश इसमें कंबाइंड रूप से प्रथम स्थान पर रखे गए हैं, तो प्रथम यहाँ पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सतत विकास रिपोर्ट की बात करें, SDG जो है SDG, इसमें 121वीं रैंक पर है भारत। भ्रष्टाचार सूचकांक, इसके अंदर जो भारत की रैंक है 85 रैंक है, और न्यूजीलैंड है ये इसमें, न्यूजीलैंड और USA दोनों प्रथम स्थान पर। जेंडर गैप सूचकांक की बात करें तो ये जेंडर गैप जिसके अंदर पुरुष और महिला का जो अंतराल है उसकी बात करें तो उसमें 135वें स्थान पर भारत है। तो कुछ इंपोर्टेंट सूचकांक हैं जो आगामी एग्जामों में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है, हाल ही में युवा पेशेवर योजना भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है। ये घोषणा हो चुकी थी वैसे तो पहले ही, लेकिन अभी इस पर मोहर लग चुकी है, और ये किस देश के साथ होनी है ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये जो है यूके के साथ अभी से सिग्नेचर हुए हैं इस योजना के लिए। दरअसल क्या हुआ था, जो इंडोनेशिया के अंदर G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर प्रधानमंत्री जो यूके के प्रधानमंत्री नए बने थे, ऋषि सुनक जी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बीच एक युवा पेशेवर योजना की शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो अब उस पर मोहर लग चुकी है। ये क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम जो है 4 देशों से मिलकर बनता है, जिसमें स्कॉटलैंड आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ आयरलैंड आ जाता है, वेल्स और इंग्लैंड, इन सबको मिलाकर यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। यहाँ की जो सरकार है संसदीय प्रणाली इसके अंदर है, उसके बाद संवैधानिक राजशाही सरकार है, यानी यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, राजशाही है। यूनिटरी स्टेट है, यानी कुछ अलग अलग स्टेटों में बटा हुआ है ये देश। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी इसकी लंदन है। पूरे जो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी मानी जाती है वो लंदन मानी जाती है, वैसे तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन को माना जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ पर ऋषि सुनक जी हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। राजा जो हैं किंग चार्ल्स हैं जो 3rd नंबर के हैं। इससे पहले जो थी महारानी एलिजाबेथ 2 थी, उनकी मृत्यु हुई पिछले वर्ष, तो उसकी वजह से इनको यहाँ का प्रिंस बनाया गया है। हेडक्वार्टर, 2 इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं आपसे पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों आपको इंग्लैंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा कॉमनवेल्थ, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका भी मुख्यालय आपको यहीं देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 101% बनने वाला है। ब्रिटिश प्रतिष्ठित सम्मान जो है नाइटहुड का जो सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो आलोक शर्मा जी हैं, इनको दिया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम से थे, ब्रिटेन से थे। इसके बाद आज है 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। हालांकि मैंने कल की जो क्लास ली थी उसमें ये सारी चीजें समझा दी थी। तो 12 जनवरी को हम जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, तो उसी पर्पज से ये मनाया जाता है। तो ये जो अभी इसकी शुरुआत हुई है ये कर्नाटक हुबली में स्टार्ट हुई है, और 26वें नंबर का राष्ट्रीय महोत्सव
है जो कर्नाटक के अंदर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो शुरुआत होती है, घोषणा 1984 में होती है, लेकिन जो शुरुआत होती है प्रथम जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1985 ईस्वी में। शिकागो सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, जुड़ा हुआ किन से, तो स्वामी विवेकानंद जी से ही जुड़ा हुआ है। ये 11 सितंबर 1993 ईस्वी को होता है यूएसए में। चलिए, दूसरा जो आज का इंपॉर्टेंट डे है ये है आपका राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये 11 जनवरी को मनाया गया है और इसके साथ साथ कुछ ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो हाल फिलहाल में यानी कि जनवरी में अब तक मनाए जा चुके हैं, जिसमें लुइस ब्रेल का जो दिवस मनाया गया है, ये ब्रेल लिपि है, उसके लिए मनाया जाता है 4 जनवरी को। और 1 जनवरी जो है उसको मनाया जाता है DRDO, उसका मनाया गया है 65वें नंबर का। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, जो विश्व युद्ध में अनाथ हुए लोग हैं उनके लिए मनाया जाता है, ये 6 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 जनवरी को, ये भी मैंने आपको बताया ही है। थल सेना जो दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इस बार दिल्ली से बाहर होने जा रहा है। चलिए, तो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान स्टार्ट किया है। तो ये अभियान है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टार्ट हुआ है। ये हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यूपी ने ग्लोबल सिटी अभियान को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी क्षेत्रों का वैश्वीकरण करना है। जो शहरी क्षेत्र हैं उनका वैश्वीकरण करना है। और वैश्वीकरण कैसे होगा, तो देखिए वैश्वीकरण इस पर्पज से किया जाएगा कि वहां पे कोई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो विश्व स्तर पर फेमस हो जाएं, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप की। तो उत्तर प्रदेश का जो मैप है या आप देख रहे होंगे आपके सामने है, इसमें इंटरनेशनल जो बॉर्डर शेयर होता है वो नेपाल के साथ होता है उत्तर प्रदेश का। उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य के साथ होता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटा और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के साथ होता है, हरियाणा दिल्ली के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है, राजस्थान और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कुल मिलाकर बात करें तो 8 तो राज्य आ जाते हैं इसके अंदर और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी आ जाता है, यूनियन टेरिटरी। इन सभी को मिलाकर ये 9 से हो जाता है। गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को और राजधानी लखनऊ, सभी जानते होंगे ज्यादातर बच्चे। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान है इसका, प्रथम स्थान राजस्थान का है क्षेत्रफल में। सीटों की बात करें तो विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर मिलेंगी आपको 403 + 1 का शेड्यूल है। इस बार जो है एंग्लो इंडियन की सीट यहाँ पर नहीं रखी गई है इस आरक्षण में, हो सकता है अगली बार रखी जाए। तो 403 सीट आपको यहाँ पर मिलेंगी विधानसभा की। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर जो है 80 सीटें आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको विधान परिषद भी देखने के लिए मिलती है और विधान परिषद की जो सीटें होती हैं वो विधानसभा की सीटों का 1/3% होती है। तो ये भी आपने याद रखना। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान में गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश कुछ इन वजहों से लेटेस्ट न्यूज है जो करंट के क्वेश्चन हाल फिलहाल में बने हैं और आपका कभी एग्जाम है या तो जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। देखिए FSSAI के द्वारा जो है यहाँ पर जेलों में गुणवत्ता खाने के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किन 2 जेलों का नाम आया है यहाँ पर, तो फर्रुखाबाद जेल है और दूसरी बुलंदशहर जेल है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट यानी खेल, एक जिले के लिए एक खेल होगा, तो ऐसा भी उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है। 53वां टाइगर रिजर्व है वो इंडिया का है जो रानीपुर को घोषित किया गया है। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व दुधवा पीलीभीत में बनाया जाएगा, उसको घोषित कर दिया है। योटा D1 जो है डाटा सेंटर, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर खोला गया है नोएडा के अंदर। मुंडेरा बाजार इसका नाम परिवर्तित करके चोरा चोरी रख दिया और तेलिया अफगान का नाम परिवर्तित करके तैलिया शुल्क रख दिया। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है स्वाति सिंह। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे 2023 वाले। और यदि खेलो इंडिया यूथ गेम आपसे पूछा जाएगा तो ये होने हैं MP के अंदर।
कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए मथुरा वृंदावन को देखिए 2041 तक के लिए चुना गया है कि इसको कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा मथुरा को। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसरो द्वारा लॉन्च की जाने वाली पहली स्पेस किड्स उपग्रह जिसका नाम है आजादी सैट, इसको कहां से लॉन्च किया जाएगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको जो लॉन्च किया जाएगा श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी क्या हुआ है, दरअसल इसरो ने 75 स्कूलों, जो सरकारी स्कूल हैं 75, उनसे हर स्कूल से 10-10 लड़कियां चुनी थी और कुल मिलाकर 775 लड़कियां चुनी गई थी, छात्राएं चुनी गई थी, जिनके द्वारा आजादी सैट नामक एक उपग्रह बनाया गया है, कृत्रिम उपग्रह है, जिसको 16 जनवरी को देखिए श्री हरिकोटा केंद्र से इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा। ये स्मॉल सैटेलाइट है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो आजादी सैट है भारत का सबसे छोटा उपग्रह आ रहा है। इसरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपको बेंगलुरु में देखने के लिए मिलेगा। इसका जो गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, विक्रम साराभाई जी। अध्यक्ष वर्तमान में एस सोमनाथ जी हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की बात करें, क्योंकि ये जो उपग्रह छोड़ा जा रहा है, ये आप देख सकते हो, ये जो आजादी सैट किड्स ने बनाया है, नहीं बच्चों के द्वारा बनाया गया है। इसी पर्पज से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है विक्रम एस रॉकेट जो है, ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जो स्काई रूट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। निजी लॉन्चिंग पैड जो खोली जा रही है, जहां पर रॉकेट छोड़े जाएंगे, निजी है, बिल्कुल प्राइवेट है ये, तो श्री हरिकोटा पर द्वीप पर ही बनाई जा रही है। अग्निबाण जो है विक्रम एस के बाद दूसरा सेकंड नंबर का प्राइवेट रॉकेट होने जा रहा है और मिशन कंट्रोल सेंटर जो है, इसी के अंदर ये प्राइवेट चीजें की जा रही हैं सभी की सभी। इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में देखे समझौता किया है, वो इसलिए किया है कि जो प्राइवेट नए स्टार्टअप हैं वो भी जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। इसरो ने देखे PSLV C54 से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं हाल ही के अंदर, तो ये पूछा जा सकता है हाल ही में कौन से किए हैं 9 उपग्रह, तो C54 PSLV। आजादी सैट जो है अंतरिक्ष में इसरो का सबसे छोटा रॉकेट होने जा रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया ही था। मिशन गगनयान जो है इसरो के द्वारा, इसमें देखिए एक रॉकेट का टेस्ट किया गया था पिछली वर्ष, तो ये रॉकेट आपसे पूछा जा सकता है, ये है रॉकेट बूस्टर S200। 2024 में देखिए इसरो के द्वारा शुक्र जो यान है उसको छोड़ा जाएगा, शुक्र ग्रह की जानकारी के लिए छोड़ा जाएगा, मिशन चलाया जाएगा 2024 में। और देखिए गगनयान जो मिशन है ये भी 2024 तक के लिए इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 2024 तक ही जाएगा, वैसे 2023 में दिसंबर तक जाना था, लेकिन अब ये 2024 तक ही जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये है हाल ही में डिजिटल इंडिया प्लैटिनम अवार्ड 2022 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पहल के लिए गया है, तो ये गया है ई नाम के लिए। और ई नाम जो पहल है ये कृषि मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें जो किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वे अपनी जो फसल हैं उसको ऑनलाइन मोड पर बेच सके और उचित मूल्य पा सके। तो डिजिटल इंडिया प्लैटिनम अवार्ड ई नाम के लिए गया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने देखिए 7वें संस्करण के जो विजेता हैं उनकी घोषणा की है, उन्हें ये पुरस्कार प्रोवाइड कराए हैं। ये देखिए 2 कैटेगरी में गए हैं, एक तो गया है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी में और दूसरा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में। इसकी बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये ई नाम इनिशिएटिव है जो कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। गोल्डन अवार्ड जो है देखिए ई ट्रांसपोर्ट को दिया गया है और सिल्वर अवार्ड जो सिटीजन कैटेगरी में दिया गया है ये दिया गया है जजमेंट सर्च पोर्टल को। उसके बाद इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ये गया है प्लैटिनम अवार्ड जो गया है माइन मित्र, यूपी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको गया है। गोल्डन अवार्ड की बात करें तो ये गया है आबकारी विभाग है ई आबकारी उड़ीसा का। और सिल्वर गया है इन्वेस्ट पंजाब, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पंजाब का। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। तो ये पॉइंट आपने इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। इसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। डिजिटल इंडिया अभियान, जिसके तहत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, डिजिटल चीजें की जा रही हैं, जिसमें इनाम आया है, आबकारी विभाग आया, तो ये सब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही आ रही हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है 16 जनवरी 2016 को आई थी
कौशल विकास योजना, जिसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है, 15 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन जो है 25 जून 2015 को आया था, और मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है ये आया था 25 सितंबर 2014 को। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है वह है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो ये सबसे प्रदूषित शहर बना है दिल्ली, और दिल्ली देख सकते हो आप, दिल्ली जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। ये किसने दी है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 2022 में सबसे प्रदूषित शहर यदि भारत का कोई रहा है तो वो दिल्ली रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे प्रदूषित शहर जो है दिल्ली को घोषित किया है, जो पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर हरियाणा का जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीकी है फरीदाबाद है, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का, ये भी बिल्कुल दिल्ली के नजदीकी है, गाजियाबाद रहा है। अब दरअसल इसके अंदर एक पॉइंट ये लिखा हुआ है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर जो है ये 2 कैटेगरी के होते हैं जो प्रदूषण की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। एक तो होता है 2.5, मैंने आपको केवल 2.5 वाली कैटेगरी पढ़ाई है, बाकी आपको इतना ज्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं। आपसे 1 लाइनर पूछेगा कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये बताओगे। हरियाणा वाले बच्चे इसको बताएंगे और उत्तर प्रदेश वाले इसको बताएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद जो अगला करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कल जो है 11 जनवरी को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिए गए हैं 2023। ये दिए कहाँ से जाते हैं, तो यूएसए से दिए जाते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड गया है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के अंदर। तो ये गया है नाचो नाचो को, जो RRR मूवी है। इस मूवी को देखिए, जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के ये हैं राजमौली जी, और इन्हीं की मूवी का गाना है वो नाचो नाचो, उसको गया है। और इस गाने को जो लिखा है वो लिखा है चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया, और इस गाने के जो सिंगर हैं राहुल सिपलीगंज हैं, और दूसरे काल भैरव। और ये जूनियर NTR आप देख सकते हो, जूनियर NTR हैं, और इनके साथ साथ रामचरण जी इस गाने के अंदर थे। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड का 80वां संस्करण था, जो अमेरिका में होता है हर वर्ष, और होता कहाँ पर है, तो लॉस एंजलिस के अंदर होता है, वर्ली हिल्स के अंदर। तो इस बार 80वां संस्करण था जिसमें भारत के इस गाने को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 जो है ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, जिसमें बेस्ट पिक्चर ड्रामा के लिए द फेबलमैन्स को गया है। नॉन इंग्लिश मूवी में ये गया है, अर्जेंटीना की मूवी है, देखिए अर्जेंटीना 1985। बेस्ट एक्टर्स का जो अवार्ड गया है, ये अवार्ड गया है देखिए, यानी फीमेल की जो कैटेगरी में गया है, कैट ब्लैंचेट, जिनको टार मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर मेल के लिए जो गया है ये गया है ऑस्टिन बटलर और एल्विस को। आगे बात करें तो देखिए ऑस्कर जो हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं, उनमें जो भारतीय फिल्में हैं उनका नॉमिनेशन हो रहा है। तो किस किस का नॉमिनेशन हो चुका है, कल की बात करूं तो द कश्मीर फाइल्स का नॉमिनेशन हुआ है, उससे पहले RRR और कांतारा इसका नॉमिनेशन हो चुका है। तो ये अभी तक तो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं है जब तक इनका नॉमिनेशन ऑस्कर के अंदर ना हो जाए। तो भारतीयों ने अभी किया है, भारतीय चुन चुन कर भेज रहे हैं कौन कौन सी फिल्म किस किस कैटेगरी में भेजी जा सकती है। तो आगे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्तराखंड है वहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में, कितने प्रतिशत का दिया गया है, तो 30% का यह आरक्षण की घोषणा कर दी है उत्तराखंड सरकार ने। देखिए उत्तराखंड सरकार के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी, उन्होंने देखिए बिल पास कर दिया है जहां पर लोक सेवा में जो है महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ देखिए उन्हीं सभी महिलाओं को मिलने वाला है जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, भले ही वो कहीं पर भी रह रही हो, जरूरी नहीं है कि वहां की रहने वाली हो, कहीं पर भी काम कर रही हो या जाकर रह रही हो। चलिए तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। 103 नंबर का संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ है जो EWS के लिए है, जो जनरल कैटेगरी के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है सरकारी जॉब के अंदर। और ये देखिए जो संशोधन हुआ है 103 नंबर का, इसमें आर्टिकल नंबर 15 के अंदर संशोधन किया गया है, अनुच्छेद 15 जो है उसमें संशोधन किया गया है। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है 2020 में हुआ था, SC ST और आंग्ल भारतीय
जो समुदाय हैं उनको आरक्षण दिया जाना था और इस आरक्षण को बढ़ाया गया है 10 वर्षों के लिए। अब ये 2030 तक के लिए हो चुका है, जिसमें एससी और एसटी को तो आरक्षण दे दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण नहीं दिया है। इसमें कोई बात इसमें नहीं कही गई है। अनुच्छेद 332 जो है ये राज्य के जो विधानसभाएं होती हैं उसके अंदर एससी एसटी को आरक्षण प्रोवाइड कराता है। अनुच्छेद 333 जो है ये आंग्ल भारतीय समुदाय को जो राज्यसभा है, राज्यसभा, लोकसभा और उसके साथ साथ विधानसभा जो होती है राज्यों के अंदर, उसके अंदर आरक्षण प्रोवाइड कराता है। अनुच्छेद 330 जो है इसके अंदर देखिए लोकसभा में एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व या ये कहें कि आरक्षण प्रोवाइड होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आरक्षण से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे तेज भुगतान पे एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है। तो ये है पे रुपे। ये आप देख सकते हो, पे रुपे जो है ये एक ऐप लॉन्च किया गया है जो भारत का सबसे तेज पेमेंट ऐप है। इसको देखिए 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया है और ये 3.0 सर्वर पर काम करने वाला है, यानी कि काफ़ी फास्ट होने वाला है। और इससे उपयोगकर्ता जो हैं बिल का भुगतान कर सकते हैं, जो लैंडलाइन बिल हैं उनका भुगतान कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, जो ब्रॉडबैंड होते हैं, डीटीएच रिचार्ज, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं नॉर्मल से। काफ़ी फास्टर है, इसको बताया जा रहा है कि काफ़ी फास्ट है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक में आपसे पूछे जा सकते हैं। एनपीसीआई 2008 में बनाया गया था और एनपीसीआई जो है आरबीआई के अंडर काम करता है। यूपीआई जो है एनपीसीआई के अंडर काम करता है और इसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को। भीम ऐप भारत सरकार की ऐप है, इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। एग्जामों में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक जो रुपया है, इलेक्ट्रॉनिक रुपया जिसको डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है, तो ये अभी आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है जिसका नाम है ई रुपी। कंपनी अधिनियम की बात करें, इसको 2013 में लाया गया था और ये जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ऐप हैं जिनसे पेमेंट किया जाता है ये सब कंपनी अधिनियम के अंडर ही काम करते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, जो एनपीसीआई है ये करता है आरबीआई के अंडर काम और एनपीसी के अंडर काम करता है यूपीआई, और यूपीआई के अंडर ही जितनी भी पेमेंट ऐप हैं ये काम करती हैं। और जितना भी एनपीसीआई या पेमेंट ऐप वगैरह हैं या भीम ऐप है या ये कहें कि जो डिजिटल जिनसे पेमेंट किया जाता है वो सब कंपनी अधिनियम के अंडर आती है। इतनी चीजें आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन से। आगे बात करें तो हाल ही में भारत पे जो हैं उसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं, यह ननिल नेगी जी, इनकी नियुक्ति की गई है। नोटबंदी की बात करें तो अभी नोटबंदी के लिए जजमेंट आया था जिसको वैध ठहरा दिया गया। 5 जजों की कमेटी थी। 5 जजों की कमेटी में 4 ने कहा है कि नोटबंदी सही थी और एक ने ही महिला जज थी जिन्होंने नोटबंदी को अवैध ठहराया। नोटबंदी की गई थी 2016 के अंदर। उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम जो है आरबीआई के द्वारा लाया जा रहा है ताकि जो बैंक है उनको डिजिटल किया जा सके। दक्ष पोर्टल जो है, देखिए ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उससे बचने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये कल की न्यूज है जिसमें एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है उसके द्वारा जीडीपी बताई गई है और ये पहली बार इन्होंने एक्सेप्टेड जीडीपी बताई है कि 7% हो सकती है 2022 और 23 में, यानी कि अप्रैल तक हो सकती है। शिक्षा प्लेटफॉर्म जो रूट्स लॉन्च किया गया है ये एचडीएफसी सिक्योरिटी ने लॉन्च किया है। हाल ही में देखिए एचडीएफसी बैंक और माइक्रोसॉफ्ट का आप समझौता हुआ है जिसमें बैंक जो है उसके अंदर कुछ एप्स वगैरह लॉन्च करनी होगी, उसको डिजिटल करना होगा, तो इसलिए एचडीएफसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का समझौता हुआ है। तो पेटीएम बैंक के जो नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं वो सुरिंदर चावला जी चुने गए हैं। ये भी 1-2 दिन पहले ही न्यूज है। इसके बाद यहाँ से वन लाइनर स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें पहली वन लाइनर न्यूज है आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ जिनकी शुरुआत होती है 2021 में। तो ये अभी दिसंबर महीने के लिए दिए गए हैं। तो इसमें इंग्लैंड के प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं, बिल्कुल युवा प्लेयर हैं, हैरी कुक को दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं एस्ले गार्डनर, उनको दिया गया है। तो महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को गया है एस्ले को और हैरी क्रुक को गया है इंग्लैंड में। आगे बात करते हैं अगला, जितेंद्र प्रधान जी जो
हैं इनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है उसकी थीम को लॉन्च किया गया है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाना है, लेकिन थीम इसकी आ चुकी है, अभी हाल फिलहाल में इसकी थीम को लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो थीम है इसकी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो वैश्विक कल्याण के लिए यानी विश्व स्तर के कल्याण के लिए विश्व स्तर का विज्ञान भी होना आवश्यक है, ऐसी थीम रखी गई है, यानी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग के लिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनरी, उड़ीसा के चांदीपुर से देखिए पृथ्वी 2 मिसाइल जो है, हालांकि ये पृथ्वी मिसाइल जो है इनके अलग अलग वर्जनों को हमेशा ट्रायल किया जाता है, यानी कि परीक्षण करते रहते हैं इसका। तो अभी हाल फिलहाल में पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया है चांदीपुर से। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी वन लाइनर में, ये है लाइफ, जो मैक्स लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी 7% हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी एक्सिस बैंक के द्वारा। तो अगली जो वन लाइनर न्यूज है ये है भारत और पनामा से। भारत और पनामा के बीच एक हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि एक समझौता हुआ है राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए। तो ये आपने याद रखना है, पनामा के बारे में ये डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो बस इतनी वन लाइनर न्यूज थी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको करा रहा हूँ। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वैसे अभी तक किसी बच्चे ने मुझसे पीडीएफ नहीं मांगा, मतलब जिस दिन मांग लोगे आप उसी दिन मैं सभी पीडीएफ एक ही साथ अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह फिर मुझसे जुड़ना ना भूले। धन्यवाद।